एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग अपडेट हमारे पास है, उसके लिए हम प्राची का रुख करेंगे। बताइए प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बजट का जो असर है वो सीधे सीधे तौर पर मार्केट पर पड़ता है और अभी पेश होने से पहले ही सेंसेक्स में उछाल की बात सामने आ रही है। बजट से पहले ही सेंसेक्स में उछाल, 400 प्लस की उछाल सेंसेक्स में देखी गई है। बीएसई 400 प्लस, यानी जो मार्केट है उस पर असर पड़ रहा है। बजट पेश होने से पहले ही उछाल देखा गया है, बजट से पहले सेंसेक्स में उछाल हुआ है। और देखिए जब बजट पेश होगा उसके बाद भी मार्केट की क्या कुछ तस्वीर रहेगी, ये भी एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी बजट पेश होने से ठीक पहले किस तरीके का रुख है मार्केट का, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है, 400 प्लस का उछाल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मार्केट में यानी सेंसेक्स में 400 प्लस का उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि जब बजट पेश होगा उसके बाद मार्केट का क्या रुख होता है, किस तरीके का असर पड़ता है बजट का बाजार पर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सेंसेक्स है वो 400 प्लस की उछाल पर दर्ज किया जा रहा है, यानी उछाल वहां पर देखने को मिल रहा है। और सीधा विश्लेषण के इन चलते हैं मेरी सहयोगी आस्था कौशिक के पास और उनसे हम समझते हैं कि किस तरीके का प्रभाव ये जो पड़ रहा है बाजार पर, इसके क्या मायने हैं। आस्था। देखिए प्राची, मायने साफ है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ये प्री ओपनिंग है और बीएसई 400 प्लस के ऊपर है, तो बाजार को काफी उम्मीदें हैं और यही उम्मीदें देश भर की हैं, अलग अलग सेक्टर्स की हैं और देश के आम लोगों की हैं, टैक्स पेयर्स की हैं। लेकिन 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है, बीते 9 साल की चलिए तस्वीरें हम दिखाते हैं कि मोदी सरकार के कामकाज का अभी तक जो लेखा जोखा रहा है, उनसे जो उम्मीदें रही हैं, 9 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर। तो बिल्कुल सेंसेक्स में उछाल आया है, 400 पॉइंट ज्यादा, 400 पॉइंट का उछाल बीएसई इस वक्त। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं लोगों को। 2014 से लेकर अब तक की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि हर साल किस तरह ये जो बजट पेश होता है और उसके अगले साल क्या उम्मीदें होती हैं, कौन से काम अधूरे रहते हैं और क्या कुछ उम्मीदें टूटती हैं। तो एक तरह से आप देखिए 2014 से लेकर अब 2021 चल रहा है, ये हर साल बजट किस तरह पेश किया गया। एक ब्रीफ केस, जो ट्रेडिशनली पहले ब्रीफ केस में बजट के दस्तावेज भर के आते थे, कैसे उसने बहीखाते का रूप लिया, लाल रंग के कपड़े में लिपटे हुए, और आज वो एक एनवलप में तब्दील हो गया। लाल रंग के एनवलप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर उसको नॉर्थ ब्लॉक के बाहर प्रेस के सामने आई। उसके बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वित्त मंत्रालय और पूरे अधिकारियों की टीम जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। तो अब आपको सीधे लिए चल, आपने देख लिया, अब हो क्या सकता है, हुआ क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले फार्म सेक्टर की, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। आय बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 नए कानून लागू किए गए हैं। पीएम, अभी फिलहाल उस पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। पीएम आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ 11 लाख किसानों का बीमा कराया गया है। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना लक्ष्य है सरकार का और यह बहुत पहले से घोषित है। कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप भी मुहैया होंगे। ऐसी स्कीम है, ऐसी योजना है सरकार की। उम्मीदें क्या हैं इस सेक्टर में किसानों को, ये हम सब जानते हैं। किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तिलहन उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले, ऐसी उम्मीद है। फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फंड और इंसेंटिव दिया जाए, ये भी उम्मीद है, अपेक्षा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवरऑल ग्रोथ, उसकी कुल जो विकास है उससे ज्यादा उसे अतिरिक्त फंड दिया जाए और किसानों को सब्सिडी की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, ऐसी स्कीम लागू हो ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके, ये भी अपेक्षा है फार्म सेक्टर की इस बजट से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, लगातार वो इस कवरेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, फार्म सेक्टर में ये जो चीज़ें हैं अभी तक जो हुई हैं और जो हो सकती हैं किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप पूछेंगे तो आज़ाद भारत में पहली दफ़े मंदी एक ऐसी हम देख रहे हैं, या इकोनॉमी का नेगेटिव ग्रोथ, जिसमें खेती का योगदान ज़्यादा है। जी।
आमतौर पे अकाल सूखा होने के बाद ही इकोनॉमी निगेटिव होती थी। इस बार पहली बार है कि खेती एकदम फल फूल रही है और किसान शोर मचा रहे हैं कि आप हमारा अनाज लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही लीजिए, लेकिन लीजिए, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स परफॉर्म नहीं तो इसलिए आमतौर पे इकोनॉमिक तर्क ये है कि किसानों के लिए या खेती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता था, लेकिन किसानों का आंदोलन सिर पे सवार है और पूरी दिल्ली को घेरे हुए हैं किसान। जिस तरह के मसले हैं 3 कानून से लेके बाकी सब चीज़ें, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों के लिए कई चीज़ें मिलेंगी। और एक वायदा असल में जो आपने कहा कि 22 तक डबल कर देना इनकम, वो ऐसा वायदा है जो सरकार का कमिटमेंट बनाया, उसकी जुबान एक तरह से दी हुई है उसमें, और उससे वोट की पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, उससे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो उससे सरकार मुकर नहीं सकती और मुकरेगी भी नहीं, मुझे लगता है। तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसानों के दबाव के, इस चौतरफा दबाव के बीच सरकार अपने इस वायदे के कितना करीब पहुंचती है, क्योंकि 22 आने में अब कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो ये आखिरी बजट होगा जिसमें सरकार इस वायदे की तरफ कुछ कर सकती, कुछ ठोस कर सकती है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। किसानों के साथ हैं मेरठ में हमारे सहयोगी बलराम पांडे, अब उनका रुख करेंगे हम। बलराम, किसानों से जानिए, ज्यादा वक्त नहीं है बजट स्पीच शुरू होने में, और अभी जैसा कि अरविंद मोहन जी कह रहे थे 2022 में किसानों की आमदनी डबल करने का वादा है। इन किसानों को लगता है कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा कि उनकी आमदनी अगले वर्ष तक 2 गुनी हो जाएगी। बलराम, बलराम के पास लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शक्ति सिंह के पास साथ भी किसान है, वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। शक्ति, थोड़ा विश्लेषण भी कर लेते हैं। 2022 में जो किसानों की आय डबल करने का जो वादा था, क्या वो इस बजट से संभव है? आस्था, ये आप जरूर जानने की कोशिश करिए। हम विश्लेषण केंद्र चलते हैं आस्था के पास। ओवर टू यू आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो उम्मीदें हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका जिक्र अभी अरविंद मोहन जी कर रहे थे, और हमारे साथ यहाँ पर कपिल मित्तल जी हैं, जीएसटी और टैक्स एक्सपर्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर की सर बात कर लेते हैं। ये एक कोरोना काल में एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या कह लीजिए कि इकोनॉमी या देश की जान बचाई, हमें कोई कमी नहीं हुई। और ये इस वक्त सेंटर स्टेज में भी है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान हमारे साथ थे, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार हमारे लिए करे। तो आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा बजट में कोई बहुत बड़ा प्रपोर्शन, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कुछ हो सकती है जुड़ी हुई इनसे? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट के हाथ लगभग खाली है। उन्हें कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें खर्च भी करना है। उसके लिए उन्हें देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे उस मिसमैच को वो पूरा कर पाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर उसमें काम करना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्कोप है, लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की इच्छा क्या है, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। मैडम एफएम ने बोला है कि वो इंडिया हिस्ट्री का ये सबसे बेस्ट बजट होगा, बट क्या उसमें वो सब चीजें निकल के आएंगी? क्योंकि वो तो कह रही है कि ऐतिहासिक होगा, अब तक किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, किसी ने देखा नहीं होगा। तो ऐसा क्या होगा? मतलब क्या टैक्स पेयर के लिए कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी? टैक्स पेयर्स के लिए तो लगता है कि काफ़ी सारी अनाउंसमेंट होनी चाहिए वहाँ, लेकिन टैक्स लैब में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं लग रहे हैं कि होंगे, क्योंकि पिछले साल ही इन्होंने नए टैक्स लैब इंट्रोड्यूस करे हैं जिसमें कि सारी चीज़ें इन्होंने पारदर्शिता लाने की कोशिश करी है। इस साल जो हम देखते हैं हो सकता है वो है कि आप 80C की डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। अभी जो 80C की डिडक्शन है वो 1,50,000 की है, जिसमें आप मतलब पीपीएफ सेविंग बढ़ सकती है। बिल्कुल, वो बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। पीपीएफ सेविंग नहीं मैं कहूँगा, डिडक्शन जो हम 80C में 1,50,000 ऑप्शन है, वो मुझे लगता है कि अभी 2.5 लाख 3 लाख तक जाने चाहिए, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आ पाए। इसके अलावा मेडिक्लेम, अभी हमने कोरोना काल में देखा कि मेडिक्लेम की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसकी लिमिट गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। अभी वो 25,000 40,000 की लिमिट्स हैं, उसको गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे एक 87A की एक रिबेट मिलती है। होता क्या है कि एक पर्सन है, उसकी इनकम 5 लाख रुपये है, 5 लाख की इनकम पे उसका टैक्स हो जाता है 0। लेकिन वहीं अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपये है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है वो 13,200 रुपये की आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ मिसमैच है।
कि 1,000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा कमाने की वजह से स्मूथ हो, मतलब केवल 1 रुपए या 100 रुपए भी एक्स्ट्रा इनकम अगर है तो एकदम से बोझ ना पड़े, करेक्शंस हुए एक तरीके से। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह मिसमैच है। अब आप सोचिए जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है वो 13,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे दे, ये कोई तुक नहीं बनता है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो राजेंद्र से प्रभावित होता है वो सर्विस क्लास ही प्रभावित होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे से सेविंग है तो ये ट्रांजेक्शन स्मूथ रहे, बचत लोगों की ज्यादा बढ़े। लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कदम सरकार उठाए कि महंगाई जिससे कम हो, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिव उम्मीदें हैं लोगों की। बात को आगे बढ़ाते हैं रोजगार के विषय के साथ। चूंकि लॉकडाउन में और कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं। सवाल यह है कि क्या युवाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर या जिनकी नौकरियां गई हैं उनके लिए कोई अवसर उपलब्ध हो पाएगा? शिक्षा और नर्सिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी, इसकी घोषणा की जा चुकी है। बनेगी, ऐसी बात हो सकती है। स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा अनुमान है। उम्मीदें क्या हैं? कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां गई हैं, क्या उनको नौकरी मिलेगी, ये सवाल भी है। और उम्मीद भी है कि नौकरी मिलेगी, ऐसी नीतियां लागू की जाएंगी। सरकारी भर्तियों में रोजगार की संख्या बढ़े, ऐसी अपेक्षा है। सरकार ऐसा कोई नियम बनाए जिससे नौकरी से अचानक न निकाला जाए, यानी कि जो लेबर लॉज में कटौती की गई थी, जो चीजें की गई थी रिफॉर्म के नाम पर, उनको वापस नॉर्मल किया जाए, ऐसी भी अपेक्षा है। स्किल इंडिया को सरकार प्रमोट करे, इस पर भी बात है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से इसी बहुत ही गंभीर विषय पर बात करें, हम आपको बताएं कि थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे का वक्त है जब वो बजट स्पीच शुरू करेंगी। और बजट को लेकर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, उन्होंने क्या उम्मीदें जाहिर की हैं, ये अब आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार आज अपना आम बजट पेश करेगी और इस बजट से चाहे युवा वर्ग हो या फिर सर्विस क्लास, सभी को तमाम उम्मीदें हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। किसी को रोजगार की उम्मीद है, किसी को टैक्स में छूट की उम्मीद है, किसी को नई ट्रेनों की सौगात मिलने की। इसी तरह से तमाम तरह की कयास है, तमाम तरह की उम्मीदें हैं जो लोग लिए बैठे हैं। कुछ ही वक्त बाकी है अब बजट आने में। उससे पहले हम बात करेंगे युवाओं से, सर्विस क्लास के लोगों से, और जानेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं इस आम बजट से। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोफिया शेख। क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से, क्या चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने व्यूज़ यहाँ पे रख पा रही हूँ। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो बजट है बेसिकली इज़ मोर कंसंट्रेटेड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक जो हमने पिछले साल देखा। एंड इसकी वजह से जो लोअर क्लास हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा सफ़र हुए हैं। तो व्हाट आई थिंक इज़ कि उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति जोशी है। दीप्ति जी, आप बताएं क्या एक्सपेक्टेशन है बजट? इस बार के बजट की अगर हम बात करें तो हमने पिछले साल गत वर्ष हमने कोरोना काल में 3 शब्दों को बार बार आते हुए देखा है, जिसमें हमने देखा है एक तो कोरोना, एक आर्थिक व्यवस्था और तीसरा आत्मनिर्भर भारत। और इसी से मुझे लगता है कि पूरा हमारा जो बजट है वो संबंधित होना चाहिए।